श्री चंद्रगुप्त मौर्य एक साम्राज्य का उदय। भारतीय इतिहास के प्राचीन इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य जैसे कुछ ही व्यक्तित्व सामने आते हैं। उनकी कहानी दुस्साहस, महत्वाकांक्षा और साजिश और अनिश्चितता से भरी भूमि में सत्ता की निरंतर खोज में से एक है। वर्तमान बिहार के छोटे से शहर पाटलिपुत्र में साधारण परिवार में जन्मे चंद्रगुप्त के प्रारंभिक वर्ष प्रतिकूलता और कठिनाइयों से भरे हुए थे। कम उम्र में अनाथ हो जाने के कारण उसे भाग्य की सनक और जीवन की कठोर वास्तविकताओं द्वारा शासित दुनिया में खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया गया था। परंतु चंद्रगुप्त कोई साधारण युवक नहीं था। बुद्धिमत्ता, करिश्मा और अदम्य भावना से संपन्न उनके पास प्रतिकूलता को अवसर में बदलने का दुर्लभ उपहार था। अपने गुरु, श्रद्धेय दार्शनिक और रणनीतिकार चाणक्य के संरक्षण में चंद्रगुप्त ने शासन कला की कला और शासन के सिद्धांतों को आत्मसात किया, जो उनके भाग्य को आकार देगा और इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देगा। चाणक्य ने अपने युवा शिष्य के भीतर छिपी क्षमता को पहचानते हुए एक भव्य डिजाइन की कल्पना की, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना जो प्राचीन भारत के खंडित राज्यों को एक ही बैनर के नीचे एकजुट करेगी। साथ में गुरु और शिष्य ने गठबंधन और साजिशों का ताना बाना बुनते हुए जोखिम और वादों से भरी यात्रा शुरू की, जो मौर्य राजवंश की नींव रखेगी। चंद्रगुप्त के सत्ता में आरोहण के लिए मंच तैयार किया गया था। साहसी सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला में उन्होंने नंद वंश की मजबूत ताकत को चुनौती दी, जिनके दमनकारी शासन ने पूरे देश में असंतोष और विद्रोह को जन्म दिया था। चाणक्य की रणनीतिक प्रतिभा और निडर योद्धाओं के एक दल की वफादारी के समर्थन से चंद्रगुप्त ने अत्याचारी ताकतों के खिलाफ युद्ध छेड़ा और भारत के हृदय क्षेत्र के माध्यम से विजय और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। पाटलिपुत्र के रक्तरंजित मैदानों पर लड़ा गया मगध का युद्ध चंद्रगुप्त की सर्वोच्चता की खोज में निर्णायक मोड़ साबित हुआ। सभी बाधाओं के बावजूद वह विजयी हुए, नंदों के निरंकुश शासन को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य के पहले सम्राट के रूप में सिंहासन पर बैठे। लेकिन चंद्रगुप्त की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं थी। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी और अपनी प्रजा के आशीर्वाद को अपना अधिदेश मानकर वह अपने क्षेत्र की सीमाओं का विस्तार करने, गठबंधन बनाने और विजय की अपनी निरंतर खोज में विरोधियों को परास्त करने के लिए निकल पड़ा। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर दक्कन के धूप से तपते मैदानों तक मौर्य साम्राज्य ने अपनी दुर्जेय पहुंच बनाई। बेजोड़ ताकत और चालाकी से राज्यों और रियासतों को अपने अधीन कर लिया। फिर भी चंद्रगुप्त की दृष्टि केवल विजय से आगे तक फैली हुई थी। शासन की अनिवार्यताओं और न्याय की अनिवार्यताओं को पहचानते हुए
उन्होंने एक उचित और न्यायसंगत व्यवस्था स्थापित करने की मांग की जो उनके निधन के बाद भी लंबे समय तक कायम रहेगी। उनके प्रबुद्ध शासन के तहत मौर्य साम्राज्य समृद्धि और बहुलवाद का प्रतीक बन गया, जिसने अपने विशाल विस्तार में व्यापार, वाणिज्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। चंद्रगुप्त की विरासत उनके शासनकाल के बाद भी लंबे समय तक कायम रही, जो नेतृत्व की स्थायी शक्ति और मानवीय महत्वाकांक्षा की परिवर्तनकारी क्षमता का प्रमाण है। उनके आदेश पत्थर के खंभों पर खुदे हुए और पूरे क्षेत्र में प्रसारित किए गए, सामाजिक कल्याण, धार्मिक सहिष्णुता और कानून के शासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के गवाह थे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त ने आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में सत्ता का मोह त्याग कर सिंहासन त्याग दिया। दक्कन के जंगल में जाकर उन्होंने जीवन के रहस्यों के चिंतन में सांत्वना और शांति की तलाश करते हुए तपस्वी जीवन अपनाया। जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य के शानदार शासनकाल का सूर्य अस्त हुआ, उनकी उपलब्धियों की गूंज समय के गलियारों में गूंजने लगी, जिससे शासकों और दूरदर्शी पीढ़ियों को उनके उदाहरण का अनुकरण करने की प्रेरणा मिली। उनका नाम महानता का पर्याय बन गया। उनकी विरासत भारतीय इतिहास की टेपेस्ट्री पर एक अमिट छाप है। आज चंद्रगुप्त मौर्य की स्मृति किंवदंतियों और कहानियों के इतिहास में जीवित है, जो मानव प्रयास की स्थायी भावना और मानव आत्मा की असीमित क्षमता का प्रमाण है। प्राचीन भारत के इतिहास में उनकी कहानी नेतृत्व की परिवर्तनकारी शक्ति और उन लोगों की स्थायी विरासत की याद दिलाती है, जो असंभव का सपना देखने का साहस करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेट रह सकें और हमारी प्रेरक, शैक्षिक और प्रेरणादायक कहानियों के बारे में अधिक जान सकें। जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य आध्यात्मिक पूर्णता की तलाश में सिंहासन से दूर चले गए, उनके प्रस्थान ने मौर्य साम्राज्य की गाथा में एक नए अध्याय की शुरुआत को चिह्नित किया। उनके शासनकाल ने समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष के स्वर्ण युग की नींव रखी थी, लेकिन उनके त्याग ने एक शून्य छोड़ दिया जो जल्द ही उनके शानदार उत्तराधिकारी द्वारा भर दिया जाएगा। चंद्रगुप्त का कार्यभार उनके पुत्र बिंदुसार को दिया गया, जो अपने प्रतिष्ठित वंश के अनुरूप ज्ञान और दूरदर्शिता से संपन्न शासक थे। बिंदुसार के चतुर नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य लगातार फलता फूलता रहा। इनका विस्तार हिमालय की तलहटी से लेकर दक्कन के पठार के दक्षिणी छोर तक फैले विशाल प्रदेशों तक हो गया है। बिंदुसार के शासनकाल की विशेषता कूटनीति और सैन्य कौशल का एक नाजुक संतुलन था। उनकी विवेकपूर्ण नीतियों ने उन्हें अपनी प्रजा का प्रिय बना दिया, जबकि उनके सैन्य अभियानों ने उनके क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित की। व्यापार फला फूला,
कला और वास्तुकला फली फूली और मौर्य साम्राज्य अपनी नई समृद्धि की चमक में डूब गया। फिर भी शाही दरबार की भव्यता के बीच सतह के नीचे साजिश उबल रही थी। रईसों और दरबारियों के बीच प्रतिद्वंद्विता ने उस नाजुक शांति को कमजोर करने का खतरा पैदा कर दिया, जिसे बनाए रखने के लिए बिंदुसार ने बहुत मेहनत की थी। जैसे जैसे असहमति की फुसफुसाहट तेज होती गई, सम्राट ने महल की राजनीति के विश्वासघाती पानी से बचने के लिए अपने भरोसेमंद सलाहकारों की सलाह पर भरोसा किया। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान ही मौर्य साम्राज्य ने दूरदराज के देशों के साथ स्थायी संबंध बनाए, जिससे व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के नए रास्ते खुले। राजनयिक दूतों को पड़ोसी राज्यों और दूरदराज के देशों में भेजा गया, जिससे गठबंधनों और साझेदारियों को बढ़ावा मिला, जिससे साम्राज्य का खजाना समृद्ध हुआ और विश्व मंच पर इसके प्रभाव का विस्तार हुआ। लेकिन भाग्य का पहिया निरंतर घूमता रहता है और बिंदुसार के अंतिम वर्ष कलह और कलह से भरे हुए थे। जैसे जैसे बुढ़ापा उस पर हावी होने लगा, सम्राट ने खुद को आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के संघर्षों में उलझा हुआ पाया, उन चुनौतियों से जूझते हुए जिन्होंने उसके शासन की नींव को परखा। वर्ष 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार का निधन हो गया और अपने पीछे उपलब्धि और महत्वाकांक्षा की एक विरासत छोड़ गए, जो समय के गलियारों में गूंजती रहेगी। उनके शासनकाल ने अद्वितीय समृद्धि और सांस्कृतिक समृद्धि के युग की शुरुआत की थी, जिसने उनके शानदार उत्तराधिकारी के तहत मौर्य गौरव के शिखर की नींव रखी थी। जैसे ही बिंदुसार का पुत्र सिंहासन पर बैठा, मौर्य साम्राज्य अपनी शक्ति और प्रभाव के शिखर पर पहुंच गया। उनका नाम अशोक था, जिसे न केवल एक विजेता और राजनेता के रूप में याद किया जाना चाहिए, बल्कि एक दूरदर्शी के रूप में भी याद किया जाना चाहिए, जिसके शासनकाल ने इतिहास की दिशा बदल दी। अशोक के प्रबुद्ध शासन के तहत मौर्य साम्राज्य भव्यता की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गया। उनकी विजयों ने साम्राज्य की सीमाओं को भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे दूर तक विस्तारित किया और मौर्य संप्रभुता के बैनर तले अलग-अलग लोगों को एकजुट किया। लेकिन यह अकेली तलवार नहीं थी जिसने अशोक की विरासत को सुरक्षित रखा। गहन आत्मनिरीक्षण के एक क्षण में सम्राट शांति और करुणा की शिक्षाओं को अपनाने के लिए विजय के मार्ग से हट गया। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से प्रेरित होकर उन्होंने हिंसा को त्याग दिया और अहिंसा और सार्वभौमिक भाईचारे के दर्शन को अपनाया। अशोक के शिलालेख, जो पत्थर के स्तंभों पर खुदे हुए थे और पूरे साम्राज्य में फैलाए गए थे, सामाजिक कल्याण, धार्मिक सहिष्णुता और जीवन की पवित्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के गवाह थे।
कला और विज्ञान के उनके संरक्षण ने सांस्कृतिक उत्कर्ष के स्वर्ण युग को बढ़ावा दिया, क्योंकि कारीगर और विद्वान मौर्य सभ्यता के पुनर्जागरण में भाग लेने के लिए उनके दरबार में आने लगे। लेकिन अशोक की सबसे बड़ी विरासत उनके नैतिक और आध्यात्मिक परिवर्तन में निहित थी। धर्म के सिद्धांतों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से वह संघर्ष की छाया से अंधेरी दुनिया में प्रकाश की किरण बन गए। उनकी विरासत उनके निधन के बाद भी लंबे समय तक कायम रही, जिससे शासकों और दूरदर्शी पीढ़ियों को उनके उदाहरण का अनुकरण करने और एक ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करने की प्रेरणा मिली जहां न्याय, करुणा और सद्भाव सर्वोच्च हो। जैसे ही मौर्य साम्राज्य का सूर्यास्त हुआ, इसकी विरासत अनगिनत पीढ़ियों के दिल और दिमाग में बनी रही। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके प्रसिद्ध वंशजों की कहानी मानव प्रयास की स्थायी भावना और उन लोगों की असीमित क्षमता के प्रमाण के रूप में काम करती है, जो एक बेहतर दुनिया का सपना देखने का साहस करते हैं। जैसे ही अशोक के प्रबुद्ध शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने एक नए युग में प्रवेश किया, साम्राज्य न केवल क्षेत्रीय विस्तार के मामले में बल्कि नैतिक शासन के क्षेत्र में भी विकसित हुआ। एक विजेता से शांति और करुणा के समर्थक के रूप में अशोक का परिवर्तन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था और इसने लोगों की सामूहिक चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी। अशोक की दृष्टि के केंद्र में एक एकीकृत शक्ति के रूप में बौद्ध धर्म का प्रचार था, जो जाति, पंथ और राष्ट्रीयता की सीमाओं से परे था। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को न केवल व्यक्तिगत दर्शन के रूप में बल्कि शासन के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में भी अपनाया। अशोक का बौद्ध धर्म में रूपांतरण उनके पूर्ववर्तियों के सैन्यवादी लोकाचार से प्रस्थान और अहिंसा और सहानुभूति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि का प्रतीक था। अपने शासनकाल के दौरान अशोक ने अपनी प्रजा के बीच सद्भाव और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियों को लागू करते हुए नैतिक और सामाजिक सुधार का मिशन शुरू किया। उन्होंने पशु बलि की क्रूर प्रथाओं को समाप्त किया और मनुष्यों और जानवरों दोनों के कल्याण के लिए अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना की। उनका अपनी प्रजा की परवाह किए बिना उनके कल्याण पर जोर था। स्थिति ने उसे अपने लोगों की प्रशंसा और सम्मान दिलाया। लेकिन शांति के प्रति अशोक की प्रतिबद्धता चुनौतियों से रहित नहीं थी। साम्राज्य को बाहर और भीतर से खतरों का सामना करना पड़ा, क्योंकि महत्वाकांक्षी सरदारों और प्रतिद्वंद्वी राज्यों ने मौर्य सत्ता में कथित कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश की। फिर भी कूटनीति और संवाद के प्रति अशोक की प्रतिबद्धता अक्सर तलवार से अधिक शक्तिशाली साबित हुई, क्योंकि उन्होंने गठबंधनों और प्रतिद्वंद्विता के जटिल जाल को चतुराई से पार किया।
जो प्राचीन भारत के भूराजनीतिक परिदृश्य को परिभाषित करता था। अशोक के शासनकाल की सबसे स्थायी विरासतों में से एक उसके शिलालेखों का प्रसार है, जो पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए थे। उस समय की विभिन्न स्थानीय भाषाओं में लिखे गए ये शिलालेख शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति अशोक की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में काम करते थे। उन्होंने नैतिक आचरण और धार्मिक सहिष्णुता से लेकर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय तक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित किया, जो अशोक के शासन को निर्देशित करने वाले मूल्यों में कालातीत अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अशोक के शिलालेखों में सबसे प्रसिद्ध शिलालेख 13 है, जो सुशासन की नींव के रूप में धम्म या धार्मिकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसमें अशोक ने अपनी पिछली विजयों के कारण हुई पीड़ा के लिए खेद व्यक्त किया है और साम्राज्य के प्रशासन में करुणा और सहानुभूति के महत्व पर जोर दिया है। वह अपनी प्रजा को सभी धर्मों के लोगों के प्रति सहिष्णुता और समझ का अभ्यास करने और सभी जीवित प्राणियों की पवित्रता का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे जैसे अशोक का शासनकाल समाप्त होने लगा, मौर्य साम्राज्य प्रबुद्ध शासन और नैतिक नेतृत्व का एक चमकदार उदाहरण बनकर खड़ा हो गया। उनकी विरासत उनके निधन के बाद भी लंबे समय तक कायम रहेगी, जो नेताओं और विचारकों की पीढ़ियों को न्याय, करुणा और पारस्परिक सम्मान के सिद्धांतों पर निर्मित दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि मौर्य साम्राज्य अंततः इतिहास की ताकतों के आगे झुक गया, लेकिन इसकी आत्मा जीवित रहेगी, जो मानवीय अच्छाई की स्थायी शक्ति और प्रबुद्ध नेतृत्व की परिवर्तनकारी क्षमता का प्रमाण है। क्योंकि असीमित क्षमता के प्रमाण के रूप में काम करती है, जो एक बेहतर दुनिया का सपना देखने का साहस करते हैं। जैसे ही अशोक के प्रबुद्ध शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने एक नए युग में प्रवेश किया, साम्राज्य न केवल क्षेत्रीय विस्तार के मामले में बल्कि नैतिक और नैतिक शासन के क्षेत्र में भी विकसित हुआ। एक विजेता से शांति और करुणा के समर्थक के रूप में अशोक का परिवर्तन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था और इसने लोगों की सामूहिक चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी। अशोक की दृष्टि के केंद्र में एक एकीकृत शक्ति के रूप में बौद्ध धर्म का प्रचार था, जो जाति, पंथ और राष्ट्रीयता की सीमाओं से परे था। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को न केवल व्यक्तिगत दर्शन के रूप में बल्कि शासन के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में भी अपनाया। अशोक का बौद्ध धर्म में रूपांतरण उनके पूर्ववर्तियों के सैन्यवादी लोकाचार से प्रस्थान और अहिंसा और सहानुभूति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि का प्रतीक था। अपने शासनकाल के दौरान
अशोक ने अपनी प्रजा के बीच सद्भाव और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियों को लागू करते हुए नैतिक और सामाजिक सुधार का मिशन शुरू किया। उन्होंने पशु बलि की क्रूर प्रथाओं को समाप्त किया और मनुष्यों और जानवरों दोनों के कल्याण के लिए अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना की। उनका अपनी प्रजा की परवाह किए बिना उनके कल्याण पर जोर था।